देखो, ईसीजी क्या होता है? तुमने ईसीजी को मूवीज और पिक्चर्स में देखा होगा। वो ऐसे साउंड आ रही होती है, बीप बीप ऐसे करते हुए, है ना। और जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी ईसीजी फ्लैट हो जाती है, टी वो टोन आती है, राइट। तो द थिंग इज, ये ईसीजी जो है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी जो ग्राफ होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है उसका नाम ग्राफ है। दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट। मशीन इज ग्राफ एंड द ग्राफ इज ग्राम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी is a representation of electrical activity of the heart during cardiac cycle। मतलब, हेलो हेलो, आकांक्ष, मैं अभी क्लास के बाद 8:30 बजे बीच में अभी भी क्लास चल रही है। ठीक है, तब रिमाइंडर। अच्छा, अब हम कर रहे थे, हाँ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, ईसीजी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। यानी कि ये जो ग्राफ है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी के अंदर कुछ अलग अलग पीक्स है। वो पीक्स को हम लेबल कर रखा है पी टू टी। दैट मींस पी क्यू आर एस टी। दीज आर ऑल द पीक्स। ठीक है, अब इन पीक्स से मतलब क्या और क्यों ये यहाँ पे है, पीक्स क्यों है? तुम देखो, इट्स लाइक वी आर मेजरिंग द करंट, वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिसिटी दैट रन्स थ्रू आवर हार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वे, पी वेव रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन ऑफ द आर्ट्रियम। तुम्हें याद है, जब आर्ट्रियम में सबसे पहले कोई वेव आती है, तो ये जो वेव होती है वो साइनो आर्ट्रियल नोड से चलती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्ट्रियम, SAN, that is the pacemaker of the cell, साइनो आर्ट्रियल नोड। सबसे पहले ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है। ये इंपल्स पूरे हार्ट में फैल जाता है, राइट। तो पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द आर्ट्रिया। मतलब आर्ट्रियम एक्साइट होगा, उसे बोलते हैं पी वेव, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया। तो पी वेव की वजह से जो आर्ट्रियम है वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देन विच लीड्स अस टू contraction of both the arteria, the QRS complex. QRS complex represent depolarization of ventricles। depolarization का मतलब होता है excitation। depolarization is nothing but excitation। ठीक है, और ये एक्साइटेशन की वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यू कैन सी, पी की वजह से आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्यूआरएस की वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैन यू टेल मी किसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, आर्ट्रियम की या वेंट्रिकल्स की? ग्राफ देख के बता सकते हो? प्लीज टाइप। खुशी और कनिष्का, तुम केमिस्ट्री क्लास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन है सोने के अलावा? खुशी, त्रेहन एंड कनिष्का, यू हैव टू आंसर मी। फिर क्या क्या प्रॉब्लम होती है कनिष्का हर क्लास में? देखो, ऐसे चलेगा नहीं, 11th क्लास है, 10th नहीं है ये।
अब देखो इधर, यहाँ पे हमें दिख रहा है पी वेव छोटी है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, क्यूआरएस बड़ा है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बड़ा होता है। तो पी वेव आर्ट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से बनती है, क्यूआरएस वेव वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से बनती है। तो दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टली स्टार्ट आफ्टर क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन क्यू के बाद शुरू हो जाती है और इसकी वजह से सिस्टोल शुरू होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑल रिलैक्सेशन। ये क्या है? रिलैक्सेशन। तो जो टी वेव होती है ये वेंट्रिकल्स का वापस आना होता है। वेंट्रिकल्स पहले पिचक गए थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, वो वापस अपनी जगह पे आते हैं तो वो कौन सी वेव बनाते हैं? टी वेव। और उसके बाद फिर से पी वेव शुरू होती है, तो दिस इज अगेन अनदर पी वेव, ऐसे चलता है। तो पी क्यू आर एस टी वेव, ये 4 वेव्स हैं। इन सबका हमें फंक्शन याद रखना है, पी का क्या फंक्शन है, क्यू आर एस का क्या फंक्शन है और टी का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन पीरियड वन कैन डिटरमाइन हार्ट रेट of an individual. ECG is obtained in different shapes. Different individuals have roughly the same shape, and which leads to configuration, and any deviation leads to a disease. ठीक है, डबल सर्कुलेशन वी हैव ऑलरेडी डन कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां पे जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां जाता है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, तो देखो हमारे पास हार्ट को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में एक स्पेशल सेंटर है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। डबल सर्कुलेशन पे यू हैव टू मेक द डायग्राम एंड राइट अ शॉर्ट नोट। यहां से शॉर्ट नोट बनाना है होमवर्क में। ठीक है, तो ब्रेन का एक रीजन है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हार्ट के फंक्शन को क्या करता है? हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूरल सिग्नल्स अप थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कैन डिक्रीज द हार्ट रेट। तो देखो तुम्हें पता है हमारा हार्ट बीट करता है 72 बीट्स पर मिनट। हमारा हार्ट बीट करता है 72 बीट्स पर मिनट। पर ये हार्ट रेट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। हार्ट रेट या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है? क्यों? हमारे ब्रेन का एक रीजन है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमारे रीजन है एक मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला के अंदर देयर इज अ रीजन दैट सेंड्स नर्व्स। ठीक है, दो तरह की नर्व्स होती हैं, वन इज कॉल्ड सिंपैथेटिक एंड द अदर वन इज कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक। तो होता ये है हमारी दो तरह का नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हम इसे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है दैट कंट्रोल्स आवर हार्ट रेट बाय टू वेज। ठीक है, वन इज देखो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, तो सिंपैथेटिक
नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स हमारे हार्ट रेट को बढ़ाती हैं। और एक कुछ नर्व्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, ये हमारे नर्व्स हार्ट बीट को कम करती हैं। तो ये डायग्राम उल्टा हो गया, इधर ये पैरासिम्पैथेटिक है, सॉरी दिस इज पैरासिम्पैथेटिक जो डिक्रीज कर रही है, और जो इंक्रीज कर रही है दैट आर सिंपैथेटिक। तो हमारे हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। किसकी हेल्प से, नर्व्स की हेल्प से। कौन सी नर्व्स हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स। और कौन सी नर्व्स हार्ट रेट को कम करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अगर हम हार्ट रेट को वेरी करें तो हम कार्डियक आउटपुट को भी वेरी कर सकते हैं। तो इज दिस रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्लियर टू यू, यस और नो? फिर हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? फर्स्ट डिसऑर्डर इज हाई बीपी, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो, 120/80 क्या होता है, तो देखो 120/80 इज हमारे दो ब्लड प्रेशर होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो एक हाई ब्लड, एक हाइयर वैल्यू होती है और एक लोअर। तो एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक तुम्हें पता है, सिस्टोलिक मींस जब हार्ट पंप कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रेशर होता है 120 mmHg। और जब वो रिलैक्स होता है, डायस्टोल में रेस्टिंग फेज में होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। तो डायस्टोलिक प्रेशर लोअर होगा, क्यों? क्योंकि तुम एक बलून को सोचो, एक बलून है, तो मुझे बताओ प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब तुम इसे कॉम्प्रेस करोगे या जब तुम इसे रिलैक्स होने दोगे। देन विल बी द प्रेशर हाइयर, कॉम्प्रेस और रिलैक्स। देखो आंसर देना जरूरी है। आयुष, एलन, खुशी, खुशी, नितांश, कनिष्का, एक बलून के अंदर प्रेशर कब जब हाइयर होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स, कॉम्प्रेस होगा या रिलैक्स। जब कॉम्प्रेस होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा, राइट। जब हम किसी चीज को कॉम्प्रेस करते हैं तो प्रेशर हाई होता है। तो इसी तरीके से डायास्टॉल का मतलब होता है रिलैक्स करना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉम्प्रेस करना। तो कौन सा प्रेशर हाइयर होगा, सिस्टोल का। डायस्टोल का क्या होगा, कम। अब 120 वाला सिस्टोलिक होता है और 80 वाला डायस्टोलिक। अगर किसी का सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है 120 से ऊपर, 120 से ऊपर, 140 से ऊपर, और ये अगर 90 से ऊपर है, तो ये कंडीशन कहलाएगी हाई बीपी। हाई बीपी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हायर बीपी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और अगर किसी की ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर रिपीट करने को कह रहे हो तुम, खुशी? हेलो,
नमस्कार कोविड-19 स्टार्टिंग से तो अभी मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आई कैन गिव यू वीडियो, तो मुझसे कवर कर लेना कुछ, ठीक है? अभी आगे का समझ लो, ठीक है? देखो, नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। व्हाट इज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज? देखो, हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट के ऊपर, अच्छा, हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए होगा, राइट? आवर हार्ट ऑल्सो नीड्स ब्लड। तो our heart is supplied by a blood vessel that is called coronary artery. तो एक आर्टरी है, एक ब्लड वेसल है जिसे हम बोलते हैं coronary artery. Coronary artery provides blood to heart and heart muscles. ठीक है? तो व्हाट वी आर सेइंग इज, देखो, हमारा सारी जगह पे हर एक ऑर्गन में जो ब्लड होता है वो पंप करता है हार्ट, और वो लेके जाती है आर्टरीज। हार्ट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल ऑर्गन, और इस ऑर्गन में वी हैव वी ऑल्सो सप्लाई ऑफ ब्लड, और वो आर्टरी कहलाती है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करे। ठीक है? अब अगर हम बात करें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल में, अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए तो इस केसेस में या हम उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। द थिंग इज, हम बहुत सारा बटर, ऑयल, घी खाते हैं, तो इस केस में कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द ब्लड वेसल। कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द ब्लड वेसल्स, और ऐसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड होने से ये जो ब्लड वेसल है, वो जो उसका एरिया है बीच का, वो कम हो जाता है। तुमने वाटर का पाइप देखा, वाटर पाइप, तुम पानी के पाइप के ऊपर तुमने बहुत बार उंगली रखी होगी, इससे तुम क्या कर देते थे? तुम इसको कर देते थे कॉम्प्रेस करके, इसका एरिया कम कर देते थे, राइट? द थिंग इज, इसी तरीके से जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इज द सेंटर मोस्ट पोर्शन, ये कहलाता है ल्यूमन, इसे बोलते हैं ल्यूमन। जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है बाय डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल पे डिपॉजिट होगा, तो इस वजह से ब्लड वेसल का ल्यूमेन क्या हो जाता है? नैरो। इसकी वजह से जो ब्लड या ऑक्सीजन ब्लड पहुंचना था हार्ट के पास, वो ब्लड को पहुंचने में मुश्किल होती है। दैट इज, कभी कभी ब्लॉकेज हो जाती है। इट कैन बी 70%, 90% ब्लॉकेज, और 100% ब्लॉकेज। और अगर किसी की ऐसी जगह पर ब्लॉकेज हो जाए, ऐसी ब्लड वेसल में जो हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचा रही है, तो दिस कुड लीड टू हार्ट अटैक। बट दिस कंडीशन इज नॉट कॉल्ड हार्ट अटैक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में को एक और नाम दिया जाता है, वी आल्सो कॉल इट एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर, as we can see, deposits of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue makes lumen of the arteries narrower. और अगर lumen पतला हो जाएगा तो there will be less oxygen reaching heart. अगर ऑक्सीजन हार्ट तक कम पहुंचेगी तो इट विल कॉज हार्ट अटैक। इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। खुशी, तुम्हें ये क्लियर है, समझ आ गया? इससे पीछे का मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगा। ठीक है?
अच्छा बीपी समझाता हूँ। नेक्स्ट इज एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है देखो, अगर कभी भी एंजाइन हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, तो नो ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल, अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन हार्ट तक ना पहुंचे, तो इस केस में हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है, और इस पेनफुल कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज नथिंग बट दी हार्ट अटैक वाला जो पेन होता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इट इज अ पेनफुल कंडीशन इन विच blood enough blood does not reach the heart. हार्ट तक सही ब्लड नहीं पहुंच पाता, ठीक है, ज्यादा ब्लड नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंजाइना। ठीक है, अब बात आती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक आर टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट फेलियर होता है जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ऐसी इसको हम बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स is the one of the main symptoms of this disease. So the thing is, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए it requires enough it requires एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल्स होती हैं, दैट मीन्स जो हार्ट को बीट कराती हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है, जिससे हमने पढ़ा हुआ है एसएन जो पेस मेकर है, जो एवीएन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये सारे के सारे हार्ट को क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, दे हेल्प इन बीटिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है ना, तो हार्ट जब तक बीट करता है तो वो पंप करता है। अगर हार्ट की बीटिंग प्रॉपर ना हो पाए या फिर हार्ट की पंपिंग प्रॉपर ना हो पाए, इसके इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक। दिस इज नॉट पेनफुल, ये वैसी पेनफुल कंडीशन नहीं है। इट इज अ कंडीशन इन विच हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और अगर कोई हार्ट बिल्कुल ही बीट करना बंद कर दे तो इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। और ठीक है, इज दिस क्लियर? इज हार्ट फेलियर क्लियर टू यू, यस और नो? हार्ट फेलियर होता है जब हार्ट बीट नहीं कर पाता। ठीक है, द थिंग इज, अगर हार्ट बीट कर सके, बीट करे नॉर्मली, तो वो ब्लड पहुंचा पाता है हर जगह। पर अगर हार्ट की बीटिंग एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी नॉर्मली होनी चाहिए, इस केस को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो अगर पूरा हार्ट स्टॉप कर जाए बीट करना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अगर बीपी हाई होता है उस केस में भी हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर में होता है, हार्ट फेलियर का एक और रीजन है, दैट इज कंजेशन ऑफ द लंग्स। मतलब क्या है, अगर लंग्स ढंग से काम ना करे तो हार्ट भी फेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लंग्स ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो हार्ट जो है उसके ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा कि उसे अलग अलग टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा लंग्स, तो हार्ट को जल्दी जल्दी बीट करना पड़ेगा। इस केस को बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर।
ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई? यस और नो? अब किसी कुछ बच्चों का बीपी रह गया था, वो बीपी में एक बार दोबारा बता रहा हूँ। आयुष क्लियर हो गया तुम्हें? सर हाँ खुशी। सर हार्ट हार्ट अटैक में भी एकदम से जो हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है, और एंजाइना में भी वो बंद कर देता है, तो वो एक एंजाइना, जैसे नहीं है। एंजाइना और हार्ट अटैक सिमिलर है, क्योंकि एंजाइना में भी पेन होता है हार्ट अटैक में। हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक डिफरेंट है। हार्ट अटैक में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता हार्ट के पास। हार्ट फेलियर में लंग्स की कंजेशन होती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और इस वजह से वो इतना काम ले नहीं पाता, इतनी जल्दी बीट नहीं कर पाता, इतना फास्ट नहीं कर पाता काम। समझ में आई बात? सर फिर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एकदम से आते हैं, मतलब नहीं, कोई हार्ट, हाँ, सिम्टम्स कार्डियक दोनों एकदम से आते हैं। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना बंद कर जाता है, हार्ट अटैक में हार्ट बीट करना बंद नहीं करता। हार्ट बीट कर रहा होता है, पर उसके पास ऑक्सीजन नहीं हो रही पहुंच रही होती। इस केस में वो पेन हो रहा होता है बहुत ज्यादा, दैट इज हार्ट अटैक। ओके सर। समझ आई? हार्ट अटैक में हार्ट बीट करता है, पर उसके पास ऑक्सीजन कम पहुंची होती है, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। और अगर ज्यादा देर तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो हार्ट के सेल्स की डेथ होने लग जाती है, एंड दैट इज हार्ट अटैक। ठीक है, हाई बीपी की बात करते हैं। एक बार बीपी दोबारा समझा देता हूं मैं। और जब वो रिलैक्स होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर 80 mmHg। तो डायस्टोलिक प्रेशर लोअर होगा। क्यों? क्योंकि तुम एक बलून को सोचो, एक बलून है, तो मुझे बताओ प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब तुम इसे कंप्रेस करोगे या जब तुम इसे रिलैक्स होने दोगे? देन विल बी द प्रेशर हायर, कंप्रेस और रिलैक्स। प्रेशर हाई होगा, राइट? जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर हाई होता है। तो इसी तरीके से डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना, सिस्टोल का मतलब होता है कंप्रेस करना। तो कौन सा प्रेशर हाइयर होगा? सिस्टोल का। डायस्टोल का क्या होगा? कम। अब 120 वाला सिस्टोलिक होता है और 80 वाला डायस्टोलिक। अगर किसी का सिस्टोलिक हाई है, मतलब देखो, सिस्टोलिक होता है जब ब्लड प्रेशर हार्ट का नापा जाए जब वो कॉन्प्रेस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है तब नापना जब वो रिलैक्स हो रहा है। तो दोनों केसेस में हाँ, उनका एक लिमिट है। उसकी लिमिट क्या है? 120। जब कॉम्प्रेस स्टेट में हो तो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120, और जब रिलैक्स स्टेट में हो तो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 80। तो 120 से ज्यादा होगा तो भी ब्लड प्रेशर हाई है, 80 से ज्यादा होगा तो भी ब्लड प्रेशर हाई है। तो कितना एक लिमिट होनी चाहिए? 140 और 90। दैट मींस 140 से ऊपर और 90 से ऊपर हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन इज हाई बीपी। इज दिस क्लियर नाउ खुशी? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है, पूछो।
पूछो क्या क्वेश्चन है खुशी? कॉन्ट्रैक्शन होता है पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, तो इस केस में एसिड का बिल्डअप हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जब हम बहुत वाइगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपॉजिट हो जाता है, दैट कॉजेज पेन। उसी तरीके से जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है पर पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता बिकॉज देयर इज नॉट इनफ एनर्जी। तो इस केसेस में देयर इज डिपोजिशन ऑफ एसिड एज वेल एज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस भी बोलते हैं। नेक्रोसिस में क्या होता है? नेक्रोसिस में जो हमारा हार्ट के सेल्स होते हैं दे स्टार्ट डाइंग। वो सेल्स हार्ट के, जैसे सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा तो यहाँ पे हार्ट के सेल्स डाई कर जाएंगे एंड दिस विल कॉज डेड टिश्यू नेक्रोसिस। अगर ऐसे ज्यादा जगह हो जाएगा दिस विल बी डैमेज। ठीक है, तो हाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। करेक्ट आयुष, कि ऑक्सीजन की कमी में जो रेस्पिरेशन होता है दैट अंडरगोज एनारोबिक, और सिंस blood is oxygen is required in large amount in the muscles that contract regularly like heart muscles, तो अगर हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी ना मिले, 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी ना मिले, तो दिस डेथ ऑफ सेल विल स्टार्ट। तो दैट इज व्हाई हार्ट अटैक इज इरिवर्सिबल अगर उसे जल्दी ट्रीट ना किया जाए। तो अगर पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, ज्यादा सेल डेथ हो जाती है, तो इस केस में डेथ हो जाती है। इसीलिए हार्ट अटैक भी हार्मफुल है। इज दिस क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है बट वो इनएफिशिएंट हो रहा होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तुम्हारा ये तो कंप्लीट है ये टॉपिक, और इसमें हमारा एक रह गया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, उसकी मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, आज तुम्हारा होमवर्क नोट करो और हम एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे वीकेंड पे। अभी मेरे को क्लास थोड़ी जल्दी कंप्लीट खत्म करनी है आज भी, तो होमवर्क लिखो। ड्रॉ डबल सर्कुलेशन। हेलो, हाँ हाँ, उनको वो वाला मॉड्यूल देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट भी करना है इसके ऊपर। अच्छा, एक चीज तो रह गई हमारी ऑक्सीजन वाली, वो भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट, congestive heart failure, hypertension, and coronary artery disease। ठीक है, ये जितने जितने पैराग्राफ गिवन है ये सारा लिखना है। होमवर्क अब से तुम्हें मेल करना है। ईमेल आईडी है proscience.in@gmail.com, और सब्जेक्ट में लिखना है तुम्हें क्लास 11 बायो 7 सितंबर होमवर्क। जिसका होमवर्क नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में वो नहीं आएगा क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर यू डोंट हैव टू मिस, सो प्लीज बी ऑन टाइम, स्पेशली निम्रत। ठीक है, टाइम पे आना। सर वाईफाई पता नहीं बीच में खराब हो जाता है, फिर अभी मैं उससे हॉटस्पॉट से आई हूँ वापस से क्लास में। आप पर अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, टाइम पे आना। बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो। हाँ जी सर। ठीक है।